सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब गोवा की जनता को मैं देखता हूं तो मुझे गर्व भी होता है, गौरव भी होता है। गर्व और गौरव इसलिए होता है कि आपने लंबे समय तक विदेशी ताकतों को झेला, आप लड़ते रहे और लड़ाई आपकी छोटी नहीं रही। लगभग 451 साल की लड़ाई आपने लड़ी और आपने आजादी हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जनरेशंस की जनरेशन, हमारी पीढ़ियां की पीढ़ियां लग गई, लेकिन आपने अपने आप को आजादी की लड़ाई से जोड़े रखा और एक बहादुर की तरह आज भारत के पार्ट बनकर के आपने अपने आप को खड़ा रखा है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और इस लड़ाई में जो आपने आंतरिक ताकत दिखाई है वह भी मुझे बहुत ही प्रेरणा देती है। ऐसे प्रेरणादायी जनता से जब मैं मिलता हूं तो मैं उनको नमन करता हूं कि आप लोगों की ताकत इस देश को मजबूती बनाने में कितनी मजबूत है। जब हम बीजेपी की बात करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि यह पार्टी, अभी आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप जनिता जी को जिताना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जनिता जी को जिताएंगे, लेकिन जनिता जी को विधायक बनाना यही हमारा उद्देश्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि इनके माध्यम से गोवा के हर इंसान का, हर व्यक्ति को विकास की ओर ले जाना, यह हमारा उद्देश्य है। और उसका सशक्तिकरण करना, उसका एम्पावरमेंट करना, महिलाओं का एम्पावरमेंट करना, उनको ताकत प्रदान करना, युवाओं को रोजगार के साथ युक्त करना, उनको ताकत देना, यह हमारा उद्देश्य है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी, समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का प्रयास करती है। भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी, सब जगह भारतीय जनता पार्टी क्या यशगान के साथ, विचारों के साथ हम चले, यह हम उसमें से सोच करके चलते हैं। और समावेशी, सबको साथ लेकर के चलने का प्रण लेकर के हम चलते हैं, यह हमको ध्यान रखना चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस हो चाहे अन्य पार्टियां हो, ये भाई को भाई से लड़ाती है, ये समाज को लड़ाती है, ये जातिवाद का जहर घोलती है, ये संप्रदायवाद का जहर घोलती है, ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये किसी को बढ़ाना और किसी को घटाना, किसी को लड़ाना और किसी को अलग करना, ये इनका उद्देश्य होता है। यह समाज में भी जो सरकार का स्कीम्स होती है उसको भी समाज में खंडित करके, बांट करके करती है। यानी बांटो और राज करो, यह कांग्रेस का उद्देश्य रहता है। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसका मंत्र है, मोदी जी ने रखा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबको साथ लेकर के चलो, यह भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है, इसको हमको याद रखना चाहिए। जहां तक हम इस सबका साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, आपने देखा होगा बाकियों की जो नीतियां होती हैं वो डिवीजन की होती है, हमारी नीति होती है सबको साथ लेने। आज कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहां हर एमएलए ही चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहा है, हर एमएलए एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहा है और पार्टी को साथ चलने की कोशिश कर रहा है। यह हमारी पार्टी है जहां सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, लेकिन हमारे यहां कोई झगड़ा नहीं है। हमारे यहां हम प्रमोद सावंत के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, यह स्पष्ट है और सबको स्पष्ट है, यह हम ध्यान में रखते। लेकिन वहां अभी सरकार आने के दूर दूर खड़े हैं, कहीं आने का नाम नहीं, लेकिन चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट के रूप में वो खड़े हैं। मित्रों, हमारा सपना क्या है? हमारा सपना है कि मनोहर पार्रिकर जी का जो गोल्डन गोवा था, जो सपना था, जिसमें हर गोवन को इज्जत के साथ आगे बढ़ने का मौका मिले, सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से वो मजबूत हो और उसके विकास में हम आगे बढ़े और मानव डेवलपमेंट में, ह्यूमन डेवलपमेंट यानी विकास, कौशल के विकास में हम पूरा योगदान करें और एक गोल्डन गोवा, मॉडर्न गोवा, विकसित गोवा, डेवलप गोवा, इस बात को पूरा करे। ये मनोहर पार्रिकर जी का सपना था, जिसको आज
प्रमोद सावंत, उनकी टीम और आगे चल करके जनिता जी मिल करके पूरा करेंगी और उसको आगे बढ़ाएंगी। ये भी हमको ध्यान रखना। आपको याद होगा कि किस तरीके से मनोहर पारिकर जी ने अटल सेतु पर जाकर के उसका निरीक्षण किया था जब वो बीमार थे, और एक कार्यक्रम में कहा था हाउ इज द जोश। उस जोश को बरकरार रखना ये हमारी जिम्मेवारी है और उसको पूरा करने के लिए जनिता जी को जिताना ये हमारी जिम्मेवारी है। ये मैं आपसे अपील करने आया हूं, ये आपको मैं कहने आया हूं। मित्रों, हमारा सपना क्या है? मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत। प्रमोद सावंत का सपना है स्वयं पूर्ण गोवा, स्वयं पूर्ण, यानी अपने आप में आत्मनिर्भर। और इसको पूरा करने के लिए गोवा को किसी चीज की आवश्यकता बाहर से न पड़े, अपने आप में हर गांव खड़ा हो जाए, हर फैसिलिटी गांव में अंदर हो, हर तरीके की सुविधा गांव के अंदर हो, यह उसका उद्देश्य है। और मोदी जी ने 400 करोड़ रुपए आत्मनिर्भर भारत के तहत ये गोवा को भेजे हैं। ये डबल इंजन की सरकार का लाभ देख लो, और पहले साल में ही 41 करोड़ रुपए आ गए हैं जो खर्च किए जा रहे हैं और आपके विकास के साथ उसको जोड़ा जा रहा है। वह भी हमको याद रखना चाहिए। हम बात करते हैं कि समाज में कोई भी व्यक्ति गरीब न रह जाए, कोई भी व्यक्ति पिछड़ा न रह जाए, कोई भी व्यक्ति अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ न मिले, वह आगे बढ़ा हुआ मिले। कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य की सुविधा से वंचित न रहे, कोई भी व्यक्ति पढ़ाई की सुविधा से वंचित न रहे, कोई भी व्यक्ति नौकरी से वंचित न रहे। यानी एक विकसित गोवा का हम परिदृश्य लेकर के चलते हैं। और इसको पूरा करने के लिए न मोदी जी ने कसर छोड़ी है और न ही पहले मनोहर पारिकर ने और आज प्रमोद सावंत ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप याद कीजिए, कभी आपने कांग्रेस के रिजीम में सुना था कि स्वच्छता अभियान में कोई टॉयलेट दिया जाएगा, कोई शौचालय बनाए जाएंगे? आज गोवा इज 100% ओपन डेफिकेशन फ्री, 100%। आज गोवा में कोई भी घर बिना शौचालय के नहीं है, कोई भी घर। ये किसने किया? ये प्रमोद सावंत जी ने मनोहर पारिकर जी के सपने को पूरा किया। ये हमको ध्यान। आज गोवा में कोई भी घर बिना बिजली के नहीं है, 100% इलेक्ट्रिफाइड है। ये किसने किया? ये प्रमोद सावंत जी की सरकार ने और पहले मनोहर पारिकर जी की सरकार ने। आज बताइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? महीनों से मिल रहा है। जब से कोरोना आया तब से 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और दाल 1 किलो और नमक और तेल और बाकी सारी चीजें मुफ्त दी जा रही हैं मोदी जी की तरफ से। ये हमको ध्यान रखना है। आप बताइए, कभी सोचा था कि किसी को हेल्थ कार्ड मिलेगा? आज आयुष्मान भारत में हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है। 10,000 से ऊपर के परिवार हैं जिनको इसमें जोड़ा गया है। 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया है, 5 लाख रुपए का। और मनोहर पारिकर जी ने क्या किया था? उन्होंने आपके लिए, क्या नाम था, दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना, इसको चलाया था। और इसके तहत जिस परिवार में 4 लोग हैं उसको 2.5 लाख रुपए का हेल्थ कवर, जिसमें 4 से ज्यादा है उसको 4 लाख रुपए का हेल्थ कवर। यानी गोवा का कोई भी व्यक्ति बिना स्वास्थ्य के कवर के न रहे, यह गोवा को बना करके दिया है। यह हमको ध्यान रखना है। उसी तरीके से अगर हम देखें कि विकास के दृष्टि से यही नहीं, आपके यहां एक पर एक स्कीम की गई, जैसे उज्ज्वला योजना, गैस का कनेक्शन, उजाला योजना, उसी तरीके से मैंने आपको स्वच्छ भारत बताया, जनधन योजना। आज जो आपके ये DSSA के तहत आपको सोशल स्कीम मिल रही है, बाकी सारी स्कीम मिल रही है। बताइए, पहले आपको यही स्कीम ऑफिस में जाकर के आपको मनी ऑर्डर मिलता था और ऑफिस में जाकर के क्लर्क और बाबू आपको ये पैसा देते थे। मोदी जी ने जनधन खाता खोलने के बाद आज किसी को भी ऑफिस में जाकर पैसा देने की जरूरत नहीं है, सीधा माता बहन के खाते में पैसा पहुंचता है। ये ताकत दी है, इसको भी हमको। मित्रों, इसलिए चाहे केंद्र की स्कीम है डबल इंजन की सरकार, आयुष्मान भारत हो और इधर DSSSY हो, चाहे कोई भी स्कीम हो, उससे चाहे वो हमारे
दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना, इसके तहत बताइए आपके यहाँ आपको उसमें आज 2000 मिलता था और अब जनिता जी को जिताने के बाद वो 3000 हो जाएगा। इसको भी आपको हम बताना चाहते हैं। ये उसी तरीके से लाडली लक्ष्मी योजना, इसके तहत लगभग 40,000 बहनों को 1 लाख रुपए 18 वर्ष पूरा होने पर मिलेगा। आपका सेक्स रेशियो भी इससे इंप्रूव हुआ है, फीमेल फेटिसाइड भी कम हुआ है और विकास के दृष्टि से महिलाओं को आगे बढ़ने का एक मौका मिला है, वह भी हमको मालूम होना चाहिए। गृह आधार योजना, ये गोवा में मनोहर पर्रिकर ने सबसे पहले लॉन्च किया था और गृह आधार योजना के तहत 1500 रुपए हर महीने बहनों को मिलता है। 1,30,000 बहनों को गोवा में मिलता है और इस पर 100 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, ये भी हमको याद रखना चाहिए। आप बताइए 2012 से पहले कांग्रेस की सरकार, एक स्कीम गिना दो, एक स्कीम गिना दो किसी मुख्यमंत्री के द्वारा गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, जो समाज में पीछा रह गया था उसके लिए एक भी स्कीम गिना दो। ये क्या करते थे? वे हर दिन राज्य भवन के सामने खड़े होकर के एमएलए की परेड कराते थे और चीफ मिनिस्टर के लिए झगड़ा करते थे। हर दिन एक नया मुख्यमंत्री। ये गोवा में 10 साल में 11 मुख्यमंत्री देखे, 11 मुख्यमंत्री। ये था कांग्रेस का रिकॉर्ड। और हमारे यहां सिर्फ एक मुख्यमंत्री थे, मनोहर पर्रिकर जी, बाद में लक्ष्मीकांत जी आए और उसके बाद प्रमोद सावंत आए। और यह भी जब मनोहर पर्रिकर जी दिल्ली गए तब लक्ष्मीकांत था। जब लक्ष्मीकांत हार गए चुनाव तो उसके बाद फिर से मनोहर पर्रिकर आए, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और जब उनकी जीवन लीला समाप्त हुई तो प्रमोद आए। यानी हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं। हम कुर्सी पर इसलिए नहीं बैठते कि हमने बैठ करके अपना कुछ करना है, हम इसलिए बैठते हैं कि जनता का, गोवा का, गोवंश का विकास करना है। उस बात को लेकर हम आगे चलते हैं। इसलिए कोई भी स्कीम उठा करके देख लीजिए, कोई भी योजना उठा करके देख लीजिए, हम लोगों ने हमेशा कोशिश की है कि हम आगे बढ़े और गोवा को आगे बढ़ाए इस काम में। आज मैं गोवा में आया हूं, इधर चुनाव के कारण मुझे काफी बार आना पड़ा। मैं सदानंद जी से भी कह रहा था, मैं सीटी रवि जी से भी कह रहा था कि आपको याद होगा कि नहीं होगा, पर मुझे याद है। पहले मैं वास्को ड गामा में उतरता था और वहां से टैक्सी पकड़ के आता था, फिर बाद में फेरी पर चढ़ता था, फिर फेरी से मांडवी रिवर को भी क्रॉस करता था, उसके बाद यहां आप लोगों के और बाकियों के दर्शन करता था। ये गोवा था। आजकल अटल सेतु का काम हो गया पूरा। आजकल जुआरी ब्रिज अब बन करके तैयार हो रहा। कभी सोचा था गोवा में आओ तो अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज, ये कभी सोचा था? किसने किया ये डबल इंजन की सरकार ने किया, मोदी जी ने किया और आपको ये परिवर्तन ला करके दिखाया। आज मोपा में 3000 करोड़ रुपए से आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, अगले साल तक तैयार हो जाएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद गोवा की क्या तस्वीर बनेगी, ये भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत तुए पर इलेक्ट्रॉनिक हब बन रहा है। उसी तरीके से 150 इंटरसिटी बस सर्विस और वह भी इलेक्ट्रिक बस सर्विस, ये भी 2 फेजेज में शुरू हो जाएगी। 150 बस आपके यहाँ हाईकोर्ट बनकर के तैयार हुआ है। मैं नहीं चाहूंगा कि कानून के झगड़े में आप पड़े और किसी को हाईकोर्ट जाना पड़े, नहीं जाना चाहिए। हाईकोर्ट की जरूरत ना पड़े, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं, लेकिन हाईकोर्ट की बिल्डिंग देखने जरूर जाओ। देश में वन ऑफ द बेस्ट हाईकोर्ट बना है तो वो गोवा का बना है, मोदी जी के आशीर्वाद से बना है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। स्टेट ऑफ आर्ट है, हर तरीके की फैसिलिटी उसमें है। और ये भी बताता है कि प्रधानमंत्री जी ने जुडिशियरी को कितना इंडिपेंडेंट और इंस्टीट्यूशन को ग्रो करने के लिए किस तरीके से काम को आगे बढ़ाया है, यह भी हमको उसमें से देखने को मिलता है। जल जीवन मिशन में मैंने आपको बताया कि 100% वाटर टैप वाटर पहुंच रहा है। उसी तरीके से 100% ये जो कूड़ा इकट्ठा करना है वो भी स्वच्छ भारत मिशन में चल रहा है। आपको जान करके खुशी होगी, 2012 से पहले
क्राइम का हॉटबेड था गोवा, और आज आपको खुशी होगी कि क्राइम डिटेक्शन में देश में नंबर 1 हो गया है गोवा, और लॉ एंड ऑर्डर को पूरा कंट्रोल करके रखा है जनता पार्टी का। और इसके साथ साथ नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, इसका कैंपस भी गोवा में खुल रहा है। उसी तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम ये भी बनकर के तैयार हुआ है। उसी तरीके से मनोहर पारिकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उसका भी काम तेजी से चल रहा है। आज 5 साल के अंदर आपके यहां 19 पीएचसी थे, 19 पीएचसी थे, और आज आपके यहां 55 पीएचसी हो गए हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हो गए हैं। ये भी ध्यान है, मुझे लगता है शायद ये भी पब्लिक हेल्थ। तो देखिए मेरे को हाथ कंगन को आरसी क्या सामने सामने आप देख रहे हैं। 55 19 से बढ़कर के 55 हेल्थ सेंटर्स बने हैं। उसी तरीके से यहाँ हॉस्पिटल का भी जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है, मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था, विश्वजीत स्वास्थ्य मंत्री था, मैंने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए पैसे दिए। आज सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक 7 सुपर स्पेशलिटीज गोवा को दिया गया है। ये बताना चाहता हूं, अब गोवा के लोगों को कोई मुंबई इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा, कोई बैंगलोर इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा, गोवा में ही उनका इलाज होगा। यह व्यवस्था भी की है, इसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए। 23 आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी डिस्पेंसरीज खोली गई है, 2 होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज खोली गई है। जैसा मैंने बताया कि DSSY में 2.6 लाख कार्ड इश्यू किए गए, यानी 2.6 लाख का 2.16 लाख, यानी 2,16,000 कार्ड, यानी 2,16,000 परिवारों को यह फैसिलिटी दी गई है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। लगभग 25 लाख साल में टूरिस्ट आते थे, आज आपके यहां 80 लाख टूरिस्ट एक साल में आते हैं। ये विकास हुआ है, और ये कोरोना के दौरान हुआ है। जिस दिन कोरोना नीचे और जाएगा, गोवा का टूरिज्म उतना ही बढ़ेगा और तीव्र गति से बढ़ेगा और टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। ये भी हमको ध्यान में रखना। 2016 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपको मिल गया, उसके बाद आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिल गया। उसमें 40% गोवा के लोगों का एडमिशन होगा, 40%। बाहर के लोग नहीं आएंगे, 40% गोवा का एडमिशन की व्यवस्था की गई है, तो इसको भी उसमें जोड़ा गया। मैरीटाइम क्लस्टर का काम चल रहा है। इस मैरीटाइम क्लस्टर के तहत शिपिंग इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, और मैरीटाइम क्लस्टर के अंदर हर तरीके की फैसिलिटी होगी ताकि शिपिंग इंडस्ट्री को और मजबूती मिल सके। इसका काम होगा। जो हमारे फिशरमैन हैं, उनको 5 लाख रुपए की सब्सिडी का व्यवस्था की गई है, ताकि उनके फिशरमैन को अपने जीवन यापन को बढ़ाने के लिए, फिशिंग के लिए उनको सुविधा मिल सके, उसकी व्यवस्था की गई है। सब्सिडी दी गई है कैश्यू नट्स पर, MSP बढ़ाई गई है 20% कैश्यू नट्स पर और कोकोनट पर, यह भी फैसिलिटी दी गई है। एक्वाकल्चर के लिए उसमें लगभग हम लोगों ने सब्सिडी दी है, 50% की सब्सिडी दी गई है। यानी विकास के लिए गोवा के लोगों को किस तरीके से जोड़ा गया है, वह आपके सामने मैं तस्वीर मैंने रखने की कोशिश की है। यहां मुझे बताया गया है कि NH-17 पर हाईवे पर फ्लाईओवर जो था वो कंस्ट्रक्ट हो चुका है, उसका काम चल पड़ा है। सड़कों का जाल बिछ रहा है और सड़कों का विकास किया जा रहा है और पक्की सड़कें बन रही है। तो एक विकास की एक नई कहानी आपके यहाँ रखी गई है और उसको पूरा किया गया है। उसको पहले पांडुरंग जी ने पूरा किया, आगे चल करके जनिता जी पूरा करेंगी। ये भी आज आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, इसको भी हम आपके सामने रखना चाहते हैं। मित्रों, जहां तक हमारा मैनिफेस्टो का सवाल है, हम लोगों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगले 3 साल तक स्टेट की तरफ से कोई भी डीजल पेट्रोल पर टैक्स नहीं लगेगा। इसकी चिंता गोवा की सरकार करेगी। हमारी बहनों को अगर वो बिजनेस करना चाहेंगी, खास करके टूरिज्म इंडस्ट्री में करना चाहेंगी, तो उनको सब्सिडी मिलेगी और उनको टूरिज्म के लिए लोन भी बहुत सस्ते रेट पर मिलेगा। इसकी व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ हमारे जो ये फुटबॉल स्टेडियम का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कंस्ट्रक्शन हो, इसकी चिंता की गई है। इसी तरीके से जो DSSY में जो आपको 2,000 मिलता था, अब वो 3,000 मिलेगा। इसी तरीके से माइनिंग को लीगल करने का वायदा बीजेपी करती है, ताकि माइनिंग को हम लीगल करेंगे और उससे हमारी आर्थिक दृष्टि से विकास की नई कहानी लिखी जाएगी। मित्रों, मैं आपसे एक ही निवेदन करने आया हूं कि चाहे आप इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करो,
चाहे आप नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा की बात करो, चाहे टोटल गोवा की बात करो, विकास, हर गोवा वासी का विकास करने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी लेकर के चली है। और इसीलिए मैं चुनाव में आपको अपील करने आया हूं। मैं दूसरों की चर्चा नहीं करना चाहता। प्रधानमंत्री जी का राज्यसभा में दिया गया वक्तव्य आपको जरूर देखना चाहिए, यूट्यूब पर भी जाकर के देखना चाहिए, और आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए कि कांग्रेस के लोगों के कारण, जवाहरलाल नेहरू के कारण, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कारण आपको आजादी इतने देर से मिली। बाकी देश तो 1947 में आजाद हो गए, आप बाद में आजाद हुए। कारण क्या था कि देश के उस समय के नेताओं की इच्छा शक्ति नहीं थी कि वो आपको आजाद करें। ये आपने लड़कर के आजादी हासिल की, आपको बहुत बहुत बधाई। और इस तरीके से आगे बढ़ने का काम आपने लिया है, इसको मैं साधुवाद भी देता हूं, नमन भी करता हूं। आप कांग्रेस की बात करते हैं, एक स्कीम मैंने बताया कि वो विकास के बारे में बता दें, जो उन्होंने विकास किया हो या गोवा की जनता को दिया, कुछ नहीं किया हो। आजकल नई नई पार्टियां आ रही हैं, अभी कोई टीएमसी की बात कर रहा था। अरे बंगाल में सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंगाल में, सबसे ज्यादा महिलाओं पर क्राइम बंगाल में, सबसे ज्यादा ये जिसको बोलते हैं बच्चों पर क्राइम बंगाल के अंदर, सबसे ज्यादा अनरिकॉर्डेड क्राइम बंगाल में। जो बंगाल का ये हाल कर रखा है, क्या गोवा वाले चाहते हैं कि ऐसे लोग यहां पर आए? आप लोग चाहते हैं ऐसे लोग आए? इसलिए आप ध्यान में रखें। और दूसरी पार्टी है जिसने दिल्ली का कबाड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आप पार्टी आजकल गोवा में वोट मांग रही है। ये सब नए नए रूप में आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है, विकास भी किया है, स्टेबिलिटी भी दी है, और आगे भी हम स्टेबिलिटी आपको देंगे। आप एक बार जनिता जी को जरूर चुनाव जिताएं और उनको आप अपना मत दें, और होने वाले चुनाव में 14 तारीख को आप अपना बहुमूल्य वोट जो है वो कमल के बटन को दबा करके कमल के निशान पर डालें। यही आपसे मैं अपील करने आया हूं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।